आप सबको मेरा नमस्कार। आभारी हूँ भाई विश्वंभर नेवर जी का और श्री स्नेहासी सूर जी का, जो अध्यक्ष प्रेस क्लब हैं, और विश्वंभर नेवर जी जाने माने अखबार छपते के प्रधान संपादक और ताजा टीवी के निदेशक हैं। इन दोनों लोगों के सौजन्य से आज आपके बीच मौजूद हूँ। यहाँ मौजूद हमारे माननीय सांसद राज्यसभा भाई नदीमुल हक जी अभी बाहर गए हैं। मेरे बहुत पुराने युवा मित्र ही मैं कहूँगा, प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी, दशकों से हमारे भाई विनोद अग्निहोत्री जी, सुमन गुप्ता जी प्रेस काउंसिल के सदस्य हैं और उस अखबार की एक अलग पहचान है। और मैं 3 वर्ष पहले साथ वहां गया था। भाई शंभुनाथ जी, जिनका बहुत ही सारगर्भित और बड़ा महत्वपूर्ण आपने बयान सुना, और मेरे अनेक मित्र यहाँ मौजूद हैं, भाई कृपा शंकर जी, पद मेहता जी, कौशल किशोर जी, वैद्य जी, बाहर से आए अनेक सम्मानित हमारे अनुभवी पत्रकारगण, यूको बैंक के नरेश जी, सभी उपस्थित मित्रों, आदरणीय नावर जी ने पहले पत्र से सूचित किया था कि 30 मई को वह हिंदी पत्रकारिता का ऐतिहासिक दिन है, इसलिए हिंदी समाचार पत्रों के समक्ष चुनौती और हिंदी पत्रकारिता की भूमिका पर एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। बहरहाल मैं मौजूद जिस सत्र में हूँ वह हिंदी पत्रकारिता पर राष्ट्रीय सम्मेलन है, तो सबसे पहले इस ऐतिहासिक आयोजन के लिए उनको, कलकत्ता प्रेस क्लब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, आभार व्यक्त करना चाहूंगा। और आज के दिन 196 वर्ष पहले 30 मई 1826 को उत्तम मातन निकला, तो उसके जनक, उसके विजनरी पंडित जुगल किशोर जी को, उनकी स्मृति को प्रणाम। जो 79 अंक निकलने के बाद 4 दिसंबर 1827 को बंद हो गया आर्थिक कारणों से। जीवन में महत्वपूर्ण यह नहीं होता है कि आपकी उम्र, पूर्ण यह होता है कि कितना सार्थक क्षण आप कम उम्र अपनी एक पहचान बनाई। और भाई शंभुनाथ जी ने बताया उसका मकसद, उसकी प्रगतिशील दृष्टि आपने सुना। मैं इस अवसर पे कलकत्ता प्रेस क्लब का भी उल्लेख करना चाहूंगा। ये शायद कॉन्टिनेंट में, इस सब कॉन्टिनेंट में सबसे पुराना प्रेस क्लब है। इसका बड़ा शानदार इतिहास रहा है और इस प्रेस क्लब ने अपने एक परिचय में एक वाक्य लिखा है जो हम सबके लिए फख्र की बात है, और सिर्फ कलकत्ता के लिए नहीं, देश के लिए फख्र की बात है कि यह उस इलाके में, उस शहर में स्थित है जहां 5 नोबेल पुरस्कार विजेताओं का घर रहा। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, आदरणीय मदर टेरेसा, सर रोनाल्ड रॉस, सर सीवी रमन, अमर्त्य सेन, यह पूरे देश के लिए फख्र की बात। मैं उल्लेख करना चाहूं कि अपने प्रिय शहर कलकत्ता में हूं, जो देश दुनिया में अपनी विशिष्ट संस्कृति, आध्यात्मिक पहचान, पुनर्जागरण का केंद्र और चेतना और चिंतन की धरती रही। मैं निजी जीवन में भी, या निजी पत्रकारिता में भी, कलकत्ता का मेरे जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। यही आनंद बाजार पत्रिका समूह की हिंदी पत्रिका रविवार में 85 से लगभग 90 तक रहा। मुंबई धर्मयुग से आया था। इस तरह कलकत्ता मेरी कर्मस्थली भी है, जहां बहुत सीखा। यहीं से अविभाजित बिहार के एक शहर में एक अखबार में गया, जिसमें इस शहर से अनेक नौजवान मित्र, तब आज भी युवा हैं, हमारे साथ गए। मैं बहुत संक्षेप में, क्योंकि बहुत चीजों पर चर्चा हो चुकी है, सिर्फ कलकत्ता ही नहीं, सिर्फ भारतीय भाषाओं की पत्रकारिता ही नहीं, बल्कि कलकत्ता में जो रेनेसां हुआ, जिस तरह से चिंतन और विचार की जो धारा बही, उसकी चर्चा अगर हम नहीं करें। इतिहासकारों की मान्यता है कि भविष्य में जितनी दूर तक आप देखना चाहते हैं, अपनी पहचान बनाना चाहते हैं,
तो अतीत में पीछे देखिए, अतीत से ही ताकत मिलती है भविष्य को बनाने की। इसलिए भाषाई पत्रकारिता जो हमने सुना, अंग्रेजों के जमाने में भी मेन स्ट्रीम पत्रकारिता क्या थी, लेकिन उस भाषाई पत्रकारिता ने अपनी जगह बनाई, वो लोगों की स्मृति में है जिसने देश को एक नई दिशा दी। वही अखबार, वही प्रकाशन लोगों के जेहन में है। चाहे मैं लंबी सूची में नहीं जाना चाहता, सिर्फ एक सूचना और आपको बताना चाहता हूं कि इलाहाबाद से स्वराज्य साप्ताहिक अखबार निकला, और ये भी उर्दू में निकला था। इसके संस्थापक संपादक थे शांति नारायण भटनागर। अपनी कुल संपत्ति बेच करके भटनागर जी ने अखबार निकाला। यह सिर्फ इसने 2.5 साल में 8 संपादक लिखे। इनके संपादकों को काला पानी की सजा होती रही और 7 संपादकों को कुल मिलाकर 94 ईयर्स 9 महीने की सजा हुई। आप कभी जाएं अंडमान निकोबार तो इसके बारे में वर्णन आपको मिलेगा। अब देश के बड़े नेताओं ने, महात्मा गांधी से लेकर के और हमारे मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, तिलक ने, मदन मोहन मालवीय ने, जवाहरलाल जी तक, आम्बेडकर जी ने कैसे अखबार निकाला और उसका क्या असर हुआ जीवन में, इस विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ निवेदन करना चाहता हूं, और मेरी यह दृष्टि निजी दृष्टि है, इससे आवश्यक नहीं कि आप सहमत हो और होना भी नहीं चाहिए। दुनिया में 1700 से लेकर 2000 के बीच जो भी दौर था वो विचारों का दौर था, और ये प्रेस भी विचारों के जमाने की देन है। जिस गुटेनबर्ग प्रेस को इजाद किया वो एक सुनार थे पैसे से और व्यवसाय से। बाद में उन्होंने कैसे उस प्रेस से धार्मिक पुस्तक से कमाई, उस विवरण में मैं नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में जो विचारों का केंद्र है, जिसने फ्रांस की क्रांति दी, वोल्टेयर को पैदा किया, जहां से रूस, चीन से होते हुए महात्मा गांधी ने, जो दुनिया में इंपीरियलिज्म के खिलाफ अगर किसी का सबसे गहरा असर हुआ वो गांधी थे। तो विचारों का दौर था, और उस विचारों के दौर की देन थे वो अखबार, पत्र पत्रिकाएं, जिन्होंने वैचारिक रूप से समाज को तैयार किया, आगे बढ़ाया, समाज का नेतृत्व किया। वो विचारों की दुनिया थी। पर मैं बहुत लेमैन के रूप में सोचता हूं, तो मुझे याद है विचारों के दौरान, विचारों की दुनिया के दौरान के सबसे प्रभावी व्यक्ति कौन थे। तो हमारे सर्वोदय के बड़े दार्शनिक दादा धर्माधिकारी ने एक कथन में लिखा एक जगह कि भाई, मार्क्स के पहले दुनिया में कोई ऐसा नहीं हुआ, माना जाता था कि गरीबी ईश्वर की देन है, नियति की देन है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जिसने यह कहा हो, कोई फिलोसोफर, कोई अर्थशास्त्री, कोई बड़ा धार्मिक व्यक्ति किसी धर्म का, जिसने कहा हो गरीबी का अंत है। मार्क्स ने कहा गरीबी का अंत। इसलिए मार्क्स का विचार कॉन्टिनेंट को पार करके, संस्कृतियों को पार करके, भाषाओं और मजहबों को पार कर वो दुनिया के कोने कोने गया। उसके बाद कोई प्रभावी वक्ता हुआ और बिल्कुल विपरीत दिशा का, जिसने साधन और साध्य को माना कि जीवन का सबसे मूल सूत्र है सार्वजनिक जीवन का भी, वो महात्मा गांधी थे, जिनके प्रभाव से अफ्रीका से लेकर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज तक उस सत्ता का, उस इंपीरियलिज्म का अंत हुआ, जिसके बारे में कहा जाता था कि दुनिया में सूर्यास्त नहीं होता। तो बहुत विस्तार में गए बगैर मैं कहूंगा वो दत्ता धर्माधिकारी ने जो कहा वो विचारों का दौर था, और ये अखबार, विचार, साहित्य, ये सब उसकी देन थे उस दौरान। पर मेरे जैसा सामान्य आदमी अगर सोचता है तो मानता है कि अब दूसरा पड़ाव जो मार्क्स और गांधी से भी प्रभावित हो गए, वो टेक्नोलॉजी का दौर है। आज स्टीव जॉब्स का वो आईपैड जब निकला, दुनिया के कॉन्टिनेंट्स को पार करके, विचारों को सब कुछ पार करके घर घर है। ये मोबाइल से लेकर वो कंप्यूटर, वो सारी टेक्नोलॉजी। तो आज हमारे जीवन को विचार नहीं नियंत्रित करते, आज ये टेक्नोलॉजी नियंत्रित करते। और मैं आंकड़ा अगर बताऊं कि हर आदमी टेलीविजन से लेकर सोशल मीडिया पर कितना समय गुजारता है भारत का, तो आप दंग होंगे। तो हमारी चुनौती प्रिंट मीडिया की जो चीजें हैं वो शायद हम अच्छी तरह उसको पहचान नहीं पा रहे, और हम अगर उन चुनौतियों को नहीं पहचानेंगे तो
तो हम उनके प्लेग्राउंड पे, जिसे आप कहते हैं, जा करके हम टक्कर देंगे कि ब्रेकिंग न्यूज में हमको खबर उस ढंग से लिखनी है, ब्रेकिंग न्यूज के एरा में, फास्ट न्यूज के एरा में हमको अखबार में कुछ इस ढंग से करना है या प्रिंट मीडिया में, तो हम कम्पीट नहीं कर सकते, वो बहुत आगे रहेंगे। ये टेक्नोलॉजी में ही नहीं थे। इसलिए मैं आपको बताऊं, अब जैसे मेरे जैसा आदमी बहुत सामान्य अगर सोचता है तो परिवर्तन को माइलस्टोन क्या है जहां से आप लैंडमार्क में 77-78 में पत्रकारिता में गया, टाइम्स ऑफ इंडिया ट्रेनिंग जर्नलिस्ट स्कूल में, विनोद जी बम्बई। तो धर्मयुग में मुझे असाइनमेंट मिला, हमारे भारती जी गणेश मंत्री साथ गणेश मंत्री का रहता था, तो पुस्तकों की दुकान पर जाने की थोड़ी आदत थी हम सब। पहली किताब मैंने उस वक्त जो देखी, एल्विन टॉफलर की फ्यूचर शॉक, जिन्होंने ट्रायोलॉजी लिखी कि दुनिया कैसे चेंज हो रही। उस वक्त उस व्यक्ति ने लिखा कि आने वाले 20-25 वर्षों में ये हालात हो जाएंगे कि जो सोशल, जो हमारा सेटअप है, टूट जाएगा। यह ज्वाइंट फैमिली नहीं रहने वाली, ये सोसाइटी का स्वरूप नहीं रहने वाला, अकेलापन इस हद तक बढ़ेगा, और कंप्यूटर से लेकर टेक्नोलॉजी की एंट्री दुनिया में कैसे होगी। मुझे लगता था कि शायद ये सब चीजें तो सबको 91 पढ़ो, डेथ ऑफ डिस्टेंस, दुनिया खत्म हो जाएगी, उसका असर क्या होगा। अपने गांव से जब मैं नौकरी करने के लिए निकलता था बंबई, तो 4 दिन लगते थे, एक जगह ट्रेन बदला, दूसरी जगह बदला, 3 दिन मुंबई जाने में। तब समझ में आया कि डेथ ऑफ डिस्टेंस का क्या। ये फ्रांसिस केरन क्रॉस, महिला पत्रकार जिन्होंने इकोनॉमिक्स की है, जिन्होंने किताब लिखी। तो मित्रों, साथियों, चीजें, टेक्नोलॉजी बदल चुकी है पूरी तरह। उन चुनौतियों को अगर हम नहीं देखेंगे तो हम प्रिंट मीडिया को उनके पायदान पर ले जाकर मुकाबला करना चाहते हैं, संभव नहीं है मेरी दृष्टि में। पहला सबमिशन मेरा होगा। अब ये है साह का संकट है मीडिया के सामने। अब उस साह के संकट को हम उससे निकले, हमारा ये चुनौती है। इसमें बहस हम नहीं करने जा रहे कि साह का संकट है या नहीं, आप सबने बताया। अब एक चुनौती देखिए सबसे बड़ी, ये सही है कि मिशन पत्रकारिता जो कही गई, वो अखबार थे जो मेन स्ट्रीम के नहीं थे, पर वो मिशन बन गए जिन्होंने एक ध्येय के साथ, एक समर्पण के साथ, तो हमारे गणेश शंकर विद्यार्थी ने अगर प्रताप निकाला या बाकी लोगों ने निकाला, बड़े वो इंटरप्रेन्योर भी थे, उन्होंने ये पहल भी की, तो उनकी पत्रकारिता मिशन गई। और पत्रकारिता की पहचान भारतीय भाषाओं की, भारतीय जैसे अमृत बाजार पत्रिका से लेकर हिंदी में या दूसरी भाषाओं में देखे, उनका जो हिस्टोरिक रोल हिंदुस्तान के आजादी की लड़ाई में है, तो शायद दुनिया के किसी और देश में ऐसी चीज आपको नहीं दिखाई देगी। तो आज जो ये दिक्कत है कि अब 90 के बाद, खास तौर से इस उदारीकरण के बाद, जो एल्विन टॉफलर ने कहा था, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, किस तरह से चीजें, दुनिया एक तरफ जा रही है, उस वर्ल्ड में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, पीटर ड्रकर जो मैनेजमेंट के बड़े थियरिस्ट थे, बताया कि दुनिया किस तरह जा रही है और ये चीजें, मार्केट कैसे सबसे इंपॉर्टेंट होगा, फाइनेंशियल कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी, ये दो चीजें दुनिया को आज नियंत्रित कर रही है। अब अखबार है तो आपको बेसबोर्ड भी चाहिए, शीर्ष टीम को, क्योंकि जॉब की सिक्योरिटी नहीं है तो लोग हिस्सा मांगते हैं। भाई अगर आप शेयर बाजार में जाते हैं, कंपनियां लिस्टेड हो रही हैं, प्रेस अगर आप खोलिए तो जो प्रेस पहले 10,000 में खुलता था, शायद 100 करोड़ चाहिए आपको मॉडर्नाइजेशन। और सबसे बड़ी चीज मुझे जो कंट्राडिक्शन दिखता है नेवर जी, कि भाई अखबारों की आय का साधन तो एकमात्र विज्ञापन है। आप तो मुफ्त पढ़ाते हैं, मुफ्त पढ़ाने के लिए अखबारों की होड़ है, आप पाठकों को पैसा देकर अखबार पढ़ाने के लिए तैयार हैं। हमारे यहाँ पाठक कैसे हैं साहब, ये मैं जब अखबार में काम करता था तब भी कहता था, एक मामूली बाल्टी लेने के लिए मीलों सुबह लाइन लगाते हैं और वो चाहते हैं कि ईमानदार अखबार निकले, मुफ्त अखबार मिले पर ईमानदार अखबार मिले। ये हमें इन चीजों का गौर करना चाहिए। इसलिए अब ये जब बिजनेस हो गया एक तरह से, तो बिजनेस के अपने कंपल्सन से, उसके अपना गणित है और वो अपने ढंग से चलेगा। कागज का संकट है, ये एक अलग वो है, बड़ी चुनौती है। और कागज का संकट अगर ये यूक्रेन युद्ध से या जो कहते हैं पैदा हुआ, अगर नहीं भी हुआ होता, तो वैसे भी पर्यावरण का संकट इतना गहरा हो गया कि वो आने ही वाला है। तो
ये हम लोग ध्यान रखें, जब हम व्यवसाय में हैं तो ये व्यवसाय की तरह ही चलेगा। मार्केट फोर्सेस फिर इफिशियंसी, प्रभाव, सर्कुलेशन और टीआरपी ही उसको शासित करेंगी। ये दुनिया जीवन का फैक्ट है, ये हमें जानना चाहिए। अब आप देखें जिन जगहों से टेक्नोलॉजी उपजी है उसका क्या वहाँ क्या बहस चल रही है। गार्डियन ने बड़ा सीरियस अखबार माना जाता है, वो एक ब्लॉगर ने 56 लिखा, तो किताब आ गई है। जरूर मैं बहुत संक्षेप में, चूंकि मेरे पास समय कम है तो मैं आपको बताता हूँ, कुछ चीजें जरूर पढ़िए। ये किताब है स्टॉप रीडिंग द न्यूज, खबरों को पढ़ना बंद करें, उसका क्या असर पड़ रहा है। और ये चीजें बड़े दुनिया के जाने माने लोग लिख रहे हैं, कह रहे हैं। अब उसमें और लंबी चीजें हैं, जिसका टैगलाइन है किताब का, मैनिफेस्टो फॉर हैप्पियर, कामर एंड वाइजर लाइफ। ये सिर्फ कहते हैं कि आपका सोशल मीडिया ही आपको परेशान करता है। खबरों का जो नेचर हो गया है विनोद जी लिखने का, उन खबरों से जो हमारे सुमन जी कह रही थी, उन खबरों को पढ़कर के भी अंदर बेचैनी होगी। तो उसका असर जो साइको एनालिसिस हो रहा है, अब ये हो रहा है विश्व में चर्चा कि आप उसको पढ़ना बंद करिए अगर अपने जीवन में आप चाहते हैं कि शांति बेहतर हो। और ये सीरियस लोग लिख रहे हैं, तो हमारे अखबार में काम करने वाले लोगों के लिए सीरियस इंट्रोस्पेक्शन का विषय ये भी है।